गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सबका 13 सितंबर 2022 के न्यूज़पेपर में। आज हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर में एक्चुअली में क्या-क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे एग्जाम के हिसाब से क्या इम्पोर्टेंट है। सॉरी मैं कुछ दिनों से न्यूज़ अपलोड नहीं कर पाया था। आज से हर एक दिन आपके पास बिफोर 10 ओ क्लॉक न्यूज़पेपर की पूरी समरी होगी। अब इस एनालिसिस में हमें सबसे पहला जो न्यूज़ है वो हिंदी वुमेन सीट जो थी ज्ञानपी केस मेंटेनेबल से कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है और इसमें एक्चुअली हिंदू वुमेन की विक्ट्री हुई है। अब एक्चुअली ये आपको सही से देखना होगा कि ये हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं है। कोर्ट ने बस वही डिफाइन किया है जो कि सुटेबल था और एविडेंस के हिसाब से सही था। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में ये एप्लीकेशन जो है डिसमिस की गई है अंजुमन इम्तियाज मस्जिद कमेटी की, जो कि ये बोल रहे थे कि वहां पे कोई भी वर्शिप हिंदू नहीं कर सकते। एक्चुअली में वकाफ बोर्ड की जो 1995 एक्ट है उसके हिसाब से वो बोलते हैं कि यहाँ पे जो वकाफ बोर्ड डिसाइड करेगी वही होगा। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक्चुअली में आप वही नहीं कर सकते बिकॉज आपकी जो एक्ट है वो हमारे थ्रू आती है। तो ये जो है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल एक्ट 1991 के तहत आया और इसमें आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि वो वहां पे पूजा कर सकते हैं लेकिन वहां से मस्जिद को तोड़ा नहीं जाएगा। और इसके बाद रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 7% फूड प्राइसेस जो है मॉन्ट रहा है, लेकिन ये पहले से ड्रॉप हुआ है 2.4% का। पहले जो था 7% था अगस्त में, 6.71% जुलाई में आया है और अप्रैल के लेवल तक ये देखा गया है कि 2.4% की कमी आई है। अब इसका कमी आने का आपको ये भी देखना होगा कि जो आरबीआई है उसने 2 to 6% एक्चुअली जो है टोटल लिया गया है, जिसमें 4 to 6 मैक्सिमम जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो आरबीआई ने ऑलरेडी बोला है कि हम इसे कम कर दें, लेकिन ये 8 मंथ से चल रहा है रिटेल इन्फ्लेशन जो कि 6.8% है, जो कि सही नहीं है। अगर इतना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा तो इसके वजह से चीजों की दाम ज्यादा बढ़ी रहती है और ज्यादा दाम बढ़ी रहती है तो इससे हमें एक फायदा है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दैट इज हमारा इससे एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो कमाई ज्यादा होती है, लेकिन इससे हमारे यहाँ की चीजें बहुत सस्ती हो जाती है, तो दूसरा नुकसान भी है। अभी तो फिलहाल हमें फायदा ही दिख रहा है क्योंकि हमारा परचेजिंग पावर जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ईस्टर्न बॉर्डर जो कि चाइना के पास है, आप सभी जानते हैं कि चाइना बार बार क्या कर रहा था, वो प्रवोक कर रहा था इंडिया को PP-15 पॉइंट में, जो कि गोरखा हॉट स्प्रिंग के पास है लद्दाख में। वहां से उन्होंने अपने फोर्स हटाने शुरू कर दिए। तो हमारी आर्मी बोल रही है कि अभी के लिए सिचुएशन पहले से सही है और ये देखना है कि कब तक रहता है। अभी एससीओ मीट रिसेंट में 15 और 16 सितंबर को होने वाली है, इसके कारण चाइना वहां से डिसंगेज कर रहा है ताकि बात हो पाए इंडिया के साथ, बिकॉज एस जयशंकर ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था कि अगर बॉर्डर के सिचुएशन सही नहीं है तो हम बात नहीं कर सकते। तो अब बात हो रही है जाकर के। और ये याद रखिएगा, ये सबसे पहले पॉलिसी किसकी थी जिन्होंने बोला था कि हम वार के साथ टॉक नहीं कर सकते, जो कि पाकिस्तान को बोला गया था। वो था किसका, आप सब कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं वेट कर रहा हूँ। अब अटैचिंग एआईडीएम के ऑफिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हियरिंग में एक्चुअली कुछ भी अलग करने से मना कर दिया और एक्चुअली पन्नीर सेल्वम और जो वहाँ के एक्स चीफ मिनिस्टर थे वो उनके पार्टी के मेंबर्स के बीच फाइट हो गई, जिसके वजह से उनका ये कहना है कि हमें पार्टी अलग करनी थी। लेकिन यहाँ पे जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि 2 months एगो दे हैड सम रिस्टोर्ड पीस और इसी पीस को कंटिन्यू करना चाहिए। अब सीएए क्या है आप सबको पता होगा। सीएए एक्चुअली सिटीजनशिप के लिए है, जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आसाम के लिए स्पेशली आया था 2019 में, ताकि वहाँ पे सारे जो कम्युनिटी हैं उनका एक सिटीजनशिप चार्टर बन सके। एनआरसी क्रिएट करने के बाद एक्चुअली वहाँ के जो रेसिडेंट नहीं है उन्हें वहां से निकाला जा सके। अब इसमें है क्या, सिटीजनशिप जो है 1995 एक्ट के तहत जो लोग 1962 से पहले वहां पे आ चुके हैं उन सबको रहने की इजाजत है और जो उसके बाद आए हैं वो नहीं। तो इसमें बहुत सारी धांधली चल रही है, इसका अभी पूरा का पूरा आने दीजिए। नेक्स्ट जो हियरिंग है वो 31 अक्टूबर का है, उसके बाद ही पता चलेगा। अब ये सारे न्यूज आपको ये भी समझना होगा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ये सारे स्टेट न्यूज थे। अब इन सारी चीजों को भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए पॉलिटिकल न्यूज़ को आपको किस तरह छोड़ना है ताकि आप न्यूज़पेपर 40 मिनट्स में कर पाए। याद रखिएगा, आप न्यूज़पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश 40 मिनट्स में कीजिएगा, उसके बाद आप आसानी से नोट्स भी बना सकते हैं और बाकी की चीजें भी ढंग से कर सकते हैं। ये आपका 1 मंथ के आसपास में आ जाएगा। ये एक और चीज, अगर आप डॉग लवर हैं तो आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया है केरला के केस में कि एक्चुअली जो भी इंसान कुत्तों को खाना खिलाता है वो उनके वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी लेगा। इसके बाद अगर आप देखें
तो केसीआर बार बार प्राइम मिनिस्टर पे हमला बोल रहे हैं, अब इनका छोड़ो, ये देखो भारत जोड़ो। भारत जोड़ो बहुत ही ज्यादा अभी एजेंडे पे है। यहाँ पे बीजेपी ये कहना चाह रही है कि एक्चुअली में भारत जोड़ो एक राहुल गांधी को उठाने के लिए बेस से कोशिश की जा रही है। अब ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको शशि थरूर ने एक अलग नैरेटिव से दिखाया और वो सही भी है। उन्होंने बोला है कि डोमिनेंस जो है सिंगल पार्टी की वो हट सकती है अगर सारे के सारे अपोजिशन पार्टी मिल के आए। और इसमें उनका ये कहना है कि अगर आपके एम के स्टेलिन की बात लो, उन्होंने इस सिंबॉलिक यात्रा का साथ दिया और कई सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इवन बिहार में वो साथ दे रहे हैं। अगर ये साथ दे तो हम बीजेपी की हेजीमनी को तोड़ सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में और हम एक अच्छी पार्टी बना सकते हैं। अब देखिए 3-2 टैंगल। अब ये देखना होगा पाकिस्तान फैक्टर शुड नॉट अंडरमाइन इंडिया क्लोज सिक्योरिटी टाइज विद यूएस। F-16 की यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों, जो कि यूएस देने वाला है पाकिस्तान को। इससे पहले पाकिस्तान ने दिया था। तो आप सभी जानते हैं जो अटैक हुआ था हमारे सोल्जर्स के ऊपर, वो बारामूला के बाद आप कहीं भी ले लो तो वो F-16 के थ्रू किया गया था। और जो डेब्रिस जो मिली थी हमारे सोल्जर्स को, उसमें ये देखा गया था कि F-16 एक्चुअली में उन्होंने यूज किया हुआ था, जो कि लॉन्ग रेंज के लिए यूज होता है। अब ये जो F-16 यूज हुआ था वो एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल उन्होंने यूज किया था। और ये जो मिलिट्री स्केल है 450 मिलियन का है। तो यहाँ पे ये भी देखने लायक है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, जहाँ पे उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो आखिरकार ये कैसे लेंगे और क्यों ये यूएस इसे भड़काव दे रहा है। अब यूएस के पास भी कंपल्सन है, उन्होंने मिलिट्री एग्रीमेंट करके रखा, उन्हें अफगानिस्तान को कंट्रोल करना है, तो उन्हें पाकिस्तान को इस तरफ से ऐसे एयरक्राफ्ट दे के रखने होंगे जो टाइम पे जाकर के उन्हें अटैक कर सके। अब देखिए एम्बेसडर जो है यूएस के, उन्होंने 2016 में एक वो दिखाया था एक्सप्रेशन की जाने वाला है और इसके बाद आखिरकार ये न्यूज आ ही गई। और इस खबर को एक्चुअली में यूएस ने ही लीक किया है ताकि ये इंडिया तक बात पहुंच पाए और इसका एक कंसर्न जियोपॉलिटिकल बना सके यूएस। देखिए इंडिया लॉर्ड्स इट्स वे टू यूज इंटरनेशनल लॉ। एक्चुअली इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा वीडियो बना के अपने ही चैनल पे आपको दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखिएगा जरूर। ग्रेट G20 पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मैंने वीडियो एक ऑलरेडी बनाया है, अगर आपके पास टाइम हो तो मेरे चैनल पे जाके विजिट करके देखिएगा। इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी होगा G20 समिट में, और इस G20 समिट के साथ एससीओ की मेंबरशिप वो आ रही है जो इंडिया अगले साल होस्ट करने वाला है G20 को 2023 में। और एससीओ की समिट इंडिया इस साल जाएगा और अगले साल इंडिया एससीओ की समिट भी हेल्ड करेगा। तो इन दो बड़े ग्लोबल पावर को अगर आप देखो तो यहाँ पे हम अपने मसले सुलझा सकते हैं, जो कि LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, जो हमारे चाइना और पाकिस्तान से बार बार प्रॉब्लम होती रहती है, हम उन्हें देख सकते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ऑलरेडी एक लीडिंग पोजीशन पे, आप सभी जानते हैं कि इंडिया चुना गया था प्रेसिडेंसी के लिए। अब ये जो 17th G20 समिट होने जा रही है वो इस साल होगी इंडोनेशिया में, ये याद रखिएगा, बाली में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव के लिए, तो हम आप ये याद रखिएगा। उसके साथ G20 में इस बार जो होगा वो एक इंडिया नैरेटिव सेट करेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, और इंडिया को होस्ट करने का फिर से मौका मिलेगा। अब इसमें G20 में 80% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी है, 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, 60% ऑफ पॉपुलेशन। तो आपको इस डाटा से ही पता लग गया होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए G20 को सही से हेल्ड करना, जिसके कारण वो अपने नैरेटिव सामने ला पाए और चाइना और पाकिस्तान के जो मोनोपोली है उन चीजों को तोड़ सके। अब ये प्रेसिडेंसी इंडिया को पहली बार मिल रही है, तो इंडिया इसमें जरूर चाहेगा कि वो अपने हिसाब से चीजों को सही तौर पे दिखाए। और ये इस तरह से ये एक जवाब भी होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी G7 मीट्स को, कि G20 जो है इन सबसे बड़ा है इकोनॉमिकली, पॉपुलेशन वाइज, हर एक चीज में। तो हम यहाँ पे जो नैरेटिव रखेंगे वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा और स्पेशली ये इकोनॉमी के लिए है। और इंडिया को अपनी इकोनॉमी ऑलरेडी बढ़ानी है। अब जानते हैं कि हम सब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं और 3.5 ऑलरेडी हो चुके हैं। हमने यूके को पीछे कर दिया और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हो चुके हैं हम लोग। सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये यूनिक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे सारे के सारे होंगे। इससे हम अफ्रीका, साउथ अमेरिका जैसी कंट्री को साथ ला सकते हैं और उनके साथ ट्रेड डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसके वजह से इंडिया का ट्रेड भी बढ़ेगा और हमारी इकोनॉमी और ग्लोबल एजेंडाज जो है हमारे पीस, जो कि हम चाहते हैं इंडिया जो वर्ल्ड गुरु बनना चाहता है, उसका सपना भी साकार हो पाएगा। तो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ हमने जो सपना देखा है आजादी के अमृत महोत्सव, उसका कहीं ना कहीं साकार होता सा दिख रहा है दोस्तों। ये देखना होगा टॉप सीक्रेट एट मार लागो। ये प्रेसिडेंसी यूएस जो है ना वो पहले से हार्म हुई है। यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास जो
एक्चुअली में उनके पास ये देखा जा रहा है कि 20 सूटकेस से ज्यादा मिले हैं, और नेशनल आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से वो जब भी जाते थे तो अपने साथ एक बॉक्स भर के ले जाते थे। तो 15 बॉक्सेस जो मिली है नारा को, उसके हिसाब से, नारा वो नारा मत समझिएगा, नारा है यहाँ पे, ठीक है। 67 डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंशियल मिले हैं, 92 सीक्रेट हैं, टॉप और 25 टॉप सीक्रेट। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इश्यूज के बारे में पता होना चाहिए जो कि करंट अफेयर में चलता है। इससे आप स्मार्ट भी होगे, और दूसरा आपके लिए इंटरव्यू में ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद वहां पे उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं। उनके वकील का ये कहना है कि ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जब भी आते थे तो ले आते थे। तो एक्चुअली में उन्हें भी नहीं पता था कि ये क्या है। अब इस पे जो भी हो, अगर ये साबित होता है तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को पूरी लाइफ अपनी जेल में काटनी पड़े, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ सोच के ही किया होगा। इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन, आप सब जानते हैं, लेकिन उसके साथ थोड़े अलग भी हैं। अब अगली न्यूज देखो तो 19 ईयर के जो अल्कराज हैं, उन्होंने पहली बार जाकर के, बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि उन्होंने ग्रैंड स्लैम को जीता है, और ऐसा एक राफेल नडाल ने किया था 2006 में। सॉरी। रोड एक्सीडेंट्स, जो टाटा सन्स के जो फॉर्मर चेयरमैन थे साइंस मिनिस्टर मिस्ट्री सॉरी मिस्त्री, उनके डेथ के बाद जो बहुत ही बुरी बात हुई कि उनकी रोड एक्सीडेंट में ऐसा हुआ। तो उसके बाद एक्चुअली में जो है एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया जो देखा गया है वो बहुत ज्यादा है। वो पहले से कम तो हुई है, लेकिन आपको देखना होगा कि 1.5 लाख डेथ रिकॉर्ड हुए हैं एटलीस्ट 2014 तक, और ये सबसे ज्यादा होते हैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली में। तो हमें संभल के गाड़ी चलानी चाहिए, और ये ज्यादातर टू व्हीलर्स के बीच होता है। अब अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो आप ये भी याद रखिएगा कि 18 टू 44 ईयर्स जो है वो सबसे ज्यादा वनरेबल है इन केसेस में। अब अगर आप देखें तो इसमें उतनी अच्छी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं, जो थी वो करा दी गई है। तो इस तरह से आप जल्दी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इंडिया राइजेस श्रीलंका तमिल इशू इन यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इंडिया ने ये बोला है कि तमिल राइट्स जो है उनका सही से पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके वजह से वहां पे तमिल मार्जिनलाइज हो रहे हैं। ऑलरेडी श्रीलंका हम जानते हैं आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अब वहां की आर्टिकल 13 जो है ऑलरेडी वहां पे तमिल लोगों को मार्जिनलाइज कर दिया, जिसके लिए इंडिया ने बार बार आवाज उठाई थी। और 13th अमेंडमेंट के होते ही पावर्स जो है प्रोविंशियल काउंसिल्स, और जो प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन है जो अर्लीस्ट है वो उनको कराने के लिए इंडिया ने बोला है, लेकिन वहां पे भी श्रीलंका आगे नहीं आ रहा है। तो इन सब के साथ इंडिया जो है एक्सटेंड किया है 4 बिलियन क्रूशियल असिस्टेंट टू श्रीलंका, बट वो पब्लिक में नहीं आ रहा है। और ये जो इकोनॉमी है उनकी और भी ज्यादा अगर खराब हुई तो उनकी हालत और खराब होगी। इसीलिए इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है यूएनएचआरसी से, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से, कि आप इस पे ध्यान दें। और सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है पिटीशन को लिंक करने से प्रोनोग्राफी और सेक्स क्राइम को। अगर आप देख रहे हैं तो उसे सेक्स क्राइम नहीं बोला जा सकता। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, नागा डेलीगेशन मीट शाह पुशेस फॉर द रिवाइवल ऑफ टॉक्स। यहाँ पे जो है नागालैंड जो है, इसमें नागालैंड में आप ऑलरेडी जानते हैं कि कुछ नागा ये चाहते हैं, ग्रेटर नागालैंड की इच्छा रखते हैं, जिसके कारण वो चाहते हैं कि 1.2 मिलियन जो नागा है वो एक जगह इकट्ठा हो जाए, सॉरी 1.2 लाख, और वो 5 स्टेट में अलग अलग जगहों पे अपनी जगह ले। लेकिन इस चीज को बार बार इंडिया गवर्नमेंट अपने हिसाब से अलग कर रहा है, और एनएससीएम आईएम को नागा टॉक्स के लिए बुलाया है। अब ये जो खापलांग ग्रुप है ये बार बार अपना अलग बता रही है कि ये कंट्री हमारे साथ नहीं है, और ये सही से साथ नहीं दे रही है ये गवर्नमेंट। तो इस चीज को उन्होंने फिर से पिच किया। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। और जो अफ्रीकन चीता थे वो इंडिया में आ गए। आप ये बताइए कि वो कौन से पार्क में जा रहे हैं। अब जल्दी से लिखिए नहीं तो मैं बता दूंगा। जो कि है कुनो नेशनल पार्क, केएनपी, और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। अब इसके साथ अगर आप देखो तो इसमें एडॉप्शन रूल्स, ये कुछ दिन पहले की न्यूज है, मैंने पिछले न्यूज़पेपर में कराया था इसे। और इसके साथ सेंट्रल इज ट्राइंग टू कर्ब लंपी स्किन डिजीज। अब ये बताइए किन में होता है, ये मेनली जानवरों में होता है, और अभी बहुत सारे जो इंडियन एनिमल हैं उनमें ये फैला जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी डेयरी का जो इंटरनेशनल डे था उसको सेलिब्रेट किया है। और 70% जो रिप्रेजेंटेशन वर्कफोर्स इन इंडिया डेयरी है वो सारे के सारे हैं। आपको ये जानना चाहिए कि इंडिया में 70% लोग एग्रीकल्चर के जो है वो डेयरी से जुड़े हुए हैं। और इसके साथ हर एक किसान के पास, 70% किसान के पास एक या दो
उनके पास एनिमल होते हैं जिन्हें वो टेक केयर करते हैं। तो इसी कारण इंडिया ने इसको रोकने के लिए 8 लाख करोड़ का डेयरी सेक्टर में कंबाइंड व्हीट और राइस के लिए इसको इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी वजह से ये सही हो सके। और दूसरा, आप जानते हैं बर्कुलोसिस डिजीज, फूट एंड माउथ डिजीज, वो भी बढ़ रहा है, उसको भी इंडिया रोकने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि उसने ज्यादा टेरिटरी गेन की है रसिया के साथ। अब ये थोड़े दिन बाद देखने लायक होगा। उनका कहना है कि विंटर के कारण वो ज्यादा फायदा उठा करके आगे बढ़ गए हैं और वो जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है उनको रसिया से निकाल लिया है। फिलहाल रसिया भी अलग गेम चल रहा है, तो हमें देखना होगा आगे क्या होता है। जाई जिंगपिंग 32 महीने बाद अपने जगह से निकल रहे हैं। तो आखिरकार वो निकल करके एससीओ समिट के लिए निकले हैं। अब ये समिट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, रशियन कॉन्फ्लिक्ट है, यूक्रेन है, तो हमें देखना होगा कि उनका नेक्स्ट मूव क्या है। ईरान ने पहली बार फिर से बोला है कि IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के लिए वो फिर से उनकी बात मानेगा और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को उनके हिसाब से ले जाएगा। फिलहाल देखते हैं वो इकोनॉमिक को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं या फिर से ये एक ब्लफ है। यहाँ पे हसीना ने ये बोला है, जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि अगर रोहिंग्या परमानेंट उनके जहाँ पे रहेंगे तो बांग्लादेश की स्टेबिलिटी पे प्रॉब्लम होगा। इसीलिए इंडिया भी जो रोहिंग्या है उनको बार बार निकाल रही है। देखते हैं। आपको ये बताना है कि रोहिंग्या किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जल्दी से आप मन में सोचिए, क्योंकि वो आंसर है म्यांमार। किंग चार्ल्स ने अपनी किंगशिप के पास आ गए हैं वो, और वो एड्रेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया को 28 गीगावाट न्यू कोयल फायर प्लांट्स की जरूरत है 2032 तक। अब ये देखिए, हमारे एनर्जी डिमांड्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया कोल फायर प्लांट्स क्यों अभी तक यूज कर रहा है और ये 28 और क्यों बनाने वाला है। एक्चुअली आपको ये देखना होगा कि हम अभी उतनी ज्यादा ग्रीन एनर्जी में नहीं है, इवन यूएस भी नहीं है। यूएस के पास भी 400 से ज्यादा एक्चुअली में कोल फायर पावर प्लांट्स है, जिनको कंटिन्यू करता है अपने एनर्जी को बचाने के लिए। आपको इन्फ्लेशन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इसमें और न्यूज़ थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स की, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग टुडे न्यूज़पेपर। सो अगर आप इस न्यूज़पेपर को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैं और भी बेटर तरीके से लाया करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग।